हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुज मित्तल एंड वेलकम टू विद्युल ऑनलाइन लर्निंग। फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स और जो हमारा सबसे पहला चैप्टर दैट इज फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड से हम लोग स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से, जीरो लेवल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और फ्रेंड्स, पूरा कंप्लीट एडवांस लेवल तक मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा। देखिए, जो पहला चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, यहां से क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन ये चैप्टर समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इंटरेस्ट बिल्ड करना चाहते हो इस चैप्टर के अंदर, फिजिक्स के अंदर अगर इंटरेस्ट बिल्ड करना चाहते हो, तो ये 5 टॉपिक जो फिजिकल वर्ल्ड के अंदर आते हैं, ये आपको समझने होंगे अच्छे से। इन 5 टॉपिक में आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि हमें फिजिक्स में पढ़ना क्या है, किस तरह पढ़ना है, किस तरह हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, हमारे आसपास जो नेचर है, उस नेचर में जितने भी फंडामेंटल जिस भी हिसाब से वो काम कर रहा है, हमारा नेचर जिस भी हिसाब से काम कर रहा है, हम 11th और 12th में सारे लॉस जितने भी है सारे लॉस पढ़ लेते हैं, लेकिन ऊपर लेवल से, ऊपर से, इनके बेसिक में ना जाकर, डेप्थ में ना जाकर, ऊपर लेवल से हम लोग सारी की सारी इस दुनिया में जितनी भी फिजिक्स है वो सारी पढ़ लेते हैं। देखो, फिजिकल वर्ल्ड में सबसे पहले हमें देखना क्या है, सबसे पहले हमें देखना है कि फिजिक्स होती क्या है, व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स का मतलब क्या है। उसके बाद हमें देखना है स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, मतलब फिजिक्स की कहां तक पहुंच है, फिजिक्स कहां तक, इसका जो एरिया है, फिजिक्स किन किन एरिया पे, किन किन एस्पेक्ट्स को कवर करता है, हमारे जो आसपास की जो नेचर है वो कहां तक फिजिक्स उसको एक्सप्लेन कर पाता है। हमें स्कोप के बारे में देखना है, हमें देखना है एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से हम लोग फिजिक्स को जानने में इंटरेस्टेड है, हम लोग फिजिक्स पढ़ क्यों रहे हैं, कौन कौन सी चीजें फिजिक्स में इंटरेस्ट डेवलप करती है, वो सब हम लोगों को देखना है एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स के अंदर। जो तीसरा टॉपिक दैट इज फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। हम देखिए, आज के टाइम में टेक्नोलॉजी पूरा वर्ल्ड चल रहा है और डे बाय डे टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है। तो फिजिक्स का टेक्नोलॉजी में क्या इसका रोल है, फिजिक्स का टेक्नोलॉजी में क्या रोल है, फिर फर्दर सोसाइटी में हमारी किस तरह से इंपैक्ट कर सकती है, क्या रोल रहेगा फिजिक्स का सोसाइटी में, इस टॉपिक में हमें देखना होगा। फोर्थ, हमें देखना होगा टाइप्स ऑफ फोर्सेस इन नेचर, जो हमारे आसपास का जो नेचर है, हमारे आसपास की जो सराउंडिंग है, उसमें किस किस तरह के फोर्स पाए जाते हैं। बेसिकली 4 तरह के फोर्स होते हैं। कौन कौन से फोर्स होते हैं, उन फोर्सेस का आपस में क्या रिलेशन है, कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, कौन सा वीकेस्ट फोर्स है, उसके बारे में हमें देखना है। एंड द लास्ट टॉपिक, नेचर ऑफ फिजिकल लॉज, जो फिजिक्स के जो लॉ है, फिजिक्स के लॉ है, उनका नेचर कैसा है, क्या वो नेचर रखते हैं, क्या सारे के सारे लॉ बिल्कुल ही डिफरेंट है, एक लॉ दूसरे लॉ से बिल्कुल ही अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, बिल्कुल अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, तो उनका नेचर क्या है, ये हमें इन 5 टॉपिक्स में देखना होगा। यहां से चाहे आप स्कूल लेवल के एग्जाम दे रहे हो या आप कंपटीशन के एग्जाम दे रहे हो, यहां से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, यहां से क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते, लेकिन ये सब आपको बताएगा कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, किस तरह हमें पढ़ना है। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक व्हाट इज फिजिक्स। फ्रेंड्स, आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, नोट्स आपको मिल भी जाएंगे पीडीएफ की फॉर्म में, लेकिन आपको साथ साथ कॉपी पेन लेकर बैठना है, प्रॉपर जो मैं बता रहा हूं उसको आपको नोट डाउन करना है अपनी कॉपी राइट में। देखिए, अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं फिजिक्स की, फिजिक्स होती क्या है, व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स इज बेसिकली ब्रांच ऑफ साइंस विच टेल्स अबाउट द वर्किंग ऑफ नेचर। फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच होती है, जो हमें नेचर की वर्किंग के बारे में बताती है कि हमारे आसपास का नेचर किस तरह काम करता है, हमारे आसपास की सराउंडिंग एनवायरनमेंट किस तरह काम कर रहा है, फिजिक्स हमें बताएगी। लेकिन उसे बताने के लिए एक लैंग्वेज को यूज करना होगा। एक लैंग्वेज, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरी लैंग्वेज है, मैं इंग्लिश प्लस हिंदी आपके साथ मिक्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आपको मेरी बात समझ में आ रही है। अगर आपको इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज अच्छे से आती है तो ठीक, ज्यादा ना हिंदी हाई लेवल की है ना इंग्लिश हाई लेवल की है, लेकिन लाइटली इंग्लिश है, लाइटली हिंदी, और आप समझ पा रहे हैं, तो उसी तरह फिजिक्स भी अपनी बात बताएगी, नेचर किस तरह काम करता है, लेकिन वो एक लैंग्वेज को यूज करती है, उसे एक लैंग्वेज को यूज करना होता है, एंड दैट लैंग्वेज इज मैथमेटिक्स। ध्यान रखिएगा। तो फिजिक्स क्या है, फिजिक्स इज बेसिकली, फ्रेंड्स, आपको साथ के साथ नोट्स बनाने हैं, आपको सारी की सारी डेफिनेशन नोट डाउन करनी है जितनी मैं बता रहा हूं। फिजिक्स is basically branch of science which tells about the working of nature by using a language that is called mathematics.
फिजिक्स हमें नेचर की वर्किंग के बारे में बताती है कि हमारा नेचर काम कैसे करता है, और इसके लिए वो एक लैंग्वेज को यूज करती है, उसके लिए एक लैंग्वेज यूज की जाती है और उस लैंग्वेज का नाम है मैथमेटिक्स। तो ध्यान रखिएगा, तो हमें फिजिक्स समझ में आ गई कि फिजिक्स होती क्या है। अब देखिए जो हमारा सेकंड टॉपिक था फ्रेंड्स, सेकंड टॉपिक कि स्कोप क्या है फिजिक्स का। फ्रेंड्स आपको किसी भी वीडियो को देखिए, फिजिक्स पर आपकी जो 11th क्लास की फिजिक्स है मैं आपको पूरा मास्टर बना के दूंगा। 11th क्लास की फिजिक्स पूरा बेसिक लेवल और एडवांस लेवल, चाहे आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी, या फिर आप स्कूल लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, मैं आपको पूरा फिजिक्स में मास्टर बना के दूंगा। बट आपको मेरी हर वीडियो को बिना स्किप किए, बिना फॉरवर्ड किए ध्यान से देखना है। देखिए वीडियो लेक्चर है, आप इसकी स्पीड इंक्रीज कर सकते हो, तो आपको स्पीड इंक्रीज नहीं करनी। आप किसी भी वीडियो को स्किप कर सकते हो, आपके हाथ में कंट्रोल है, लेकिन आपको किसी भी वीडियो को स्किप नहीं करना, किसी भी वीडियो को फॉरवर्ड कर करके नहीं देखना, स्पीड इंक्रीज नहीं देखनी, बस आपको रेगुलरली हर एक वीडियो को देखना है। फिजिक्स में मैं आपको पूरा मास्टर बना के दूंगा, पूरे कंसेप्ट, पूरे फंडे क्लियर करके दूंगा। देखिए फिजिक्स की डेफिनेशन हम लोग कर चुके हैं, अब बात करते हैं स्कोप एंड एक्साइटमेंट। पहले तो देखते हैं कि स्कोप क्या है फिजिक्स का। व्हाट इज द स्कोप ऑफ फिजिक्स? फिजिक्स का स्कोप क्या है? देखिए जो फिजिक्स स्कोप मीन्स, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है, स्कोप का ये कह लीजिए कि फिजिक्स की पहुंच कहां तक है, फिजिक्स की पावर कहां तक है, हम लोग फिजिक्स की वजह से किन किन चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फिजिक्स का जो स्कोप है दो लेवल पर रहता है। एक होता है आपका मैक्रोस्कोपिक लेवल, मैक्रोस्कोपिक लेवल, एक रहता है हमारा माइक्रोस्कोपिक लेवल। अब क्या होता है मैक्रोस्कोपिक? अगर पहली बार ही सुन रहे हो, देखिए मैक्रोस्कोपिक वो सारी ऑब्जेक्ट्स जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जो हमें दिखाई दे रही है, वो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स कहलाती है। बड़े लेवल के ऑब्जेक्ट्स जैसे कि धरती हो गई, प्लैनेट्स हो गए, आपके आसपास चेयर हो गई, टेबल हो गए, आपका घर हो गया, ये सभी आप अपनी आंखों से देख पा रहे हो, तो ये मैक्रोस्कोपिक लेवल पे है। तो जो भी ऑब्जेक्ट मैक्रोस्कोपिक लेवल पर होगी, फिजिक्स उसे एक्सप्लेन कर सकती है, फिजिक्स उसे डिफाइन कर सकती है। जो भी ऑब्जेक्ट आप देख सकते हो, फिजिक्स उसे एक्सप्लेन कर सकती है। मतलब कि मैक्रोस्कोपिक, जितनी भी बॉडी मैक्रोस्कोपिक लेवल पर है, फिजिक्स की वहां तक पहुंच है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं। देखिए मेरे पास ये टॉर्च है, मैं क्या कहता हूं, ये है मेरे पास टॉर्च। अब ये टॉर्च से क्या हो रहा, यहां पर मैंने एक वॉल लगा दी, ये है मेरे पास टॉर्च और ये है एक वॉल। तो इस टॉर्च से क्या निकलती है फ्रेंड्स? आप अच्छी तरह जानते हो, टॉर्च से लाइट निकलेगी, रोशनी निकलेगी, ये रोशनी निकली। तो क्या हुआ कि जब मैंने टॉर्च चलाई तो मैं यहां से लेकर यहां तक के एरिया को देख पा रहा हूं। मैं एक अंधेरी जगह खड़ा हूं, एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं, मैं अंधेरी जगह पे खड़ा हूं, तो मैंने टॉर्च जलाई, टॉर्च से क्या होता है, रोशनी निकलती है, और इस पर्टिकुलर एरिया में जो भी ऑब्जेक्ट आती है, कुछ भी आता है, वो मैं देख पा रहा हूं, क्यों? वो रोशनी के अंदर आ रहा है। तो इस टॉर्च का ये स्कोप हो गया, इस टॉर्च का स्कोप यहां से लेकर यहां तक है। इसके बाहर की चीजें ये अंधेरे में आ जाएगी, ये सब अंधेरा है, यहां पर सब अंधेरा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा। ठीक, तो इस टॉर्च का ये स्कोप हो गया। ठीक उसी तरह फिजिक्स का स्कोप क्या है? मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जितनी भी ऑब्जेक्ट्स है मैक्रोस्कोपिक लेवल पर जो हम देख पा रहे हैं, फिजिक्स उन्हें एक्सप्लेन कर सकती है। ये है फिजिक्स का स्कोप। एंड सेकंड यहां पर देखिए माइक्रोस्कोपिक लेवल। अब माइक्रो, देखिए यहां पर मैक्रो में ए आ गया, माइक्रो में आई आ गया। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या होगा? वो ऑब्जेक्ट्स जिन्हें हम अपनी आंखों से, नेक्ड आई से देख नहीं पा रहे। एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, चार्ज हो गया। चार्ज किस वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, प्रोटॉन्स की वजह से होता है। तो हम उन्हें देख नहीं पा रहे, लेकिन फिजिक्स उन्हें भी एक्सप्लेन कर सकती है। फिजिक्स में हम उन चीजों को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी कि फिजिक्स की जो पहुंच है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर भी है। वो सारी ऑब्जेक्ट्स जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं, उन सबको तो फिजिक्स एक्सप्लेन कर सकती है। साथ के साथ जो ऑब्जेक्ट्स जिन्हें हम देख नहीं पा रहे, अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे, जिन्हें हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख पाते हैं, माइक्रोस्कोप से देखते हैं, उन सभी चीजों को भी फिजिक्स एक्सप्लेन कर सकती है। तो ये है फिजिक्स का स्कोप। ध्यान रखिएगा, फिजिक्स की पावर कहां तक है? मैक्रोस्कोपिक लेवल पर भी है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर भी है। फ्रेंड्स साथ के साथ फिर से याद दिला रहा हूं, नोट्स बनाना, वीडियो की स्पीड इंक्रीज नहीं करनी, वीडियो को फॉरवर्ड करके
कर नहीं देखना, आपको एक एक कंसेप्ट, जब आप इस वीडियो को अगर लाइव देख रहे हैं फिर तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है स्पीड को इंक्रीज करने का, लेकिन अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को रिकॉर्ड होने के बाद अगर आप देखते हैं तो आपको स्पीड इंक्रीज नहीं करनी, ध्यान रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बताया मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। अब ये मैक्रोस्कोपिक लेवल में क्या क्या पढ़ना है हमें, फिजिक्स में चैप्टर्स तो होंगे, हमने बेसिकली क्या किया है, फिजिक्स को फर्दर डिवाइड किया, पार्ट्स में डिवाइड किया, टॉपिक्स बनाए हैं ताकि हम उसको इजीली स्टडी कर सके। हमें पूरी 11th और 12th के अंदर पूरी की पूरी नेचर में जितनी भी फिजिक्स है वो सब पढ़ने हैं, सारे लो पढ़ने हैं, पर ऊपर ऊपर लेवल से। तो हमने सबसे पहला देखिए मैक्रोस्कोपिक लेवल पे आता है मैकेनिक्स, मैक्रोस्कोपिक के अंदर आ गया आपका मैकेनिक्स। अगर आप हिंदी वाले हैं, हिंदी में कहा जाता है यांत्रिकी, मैकेनिक्स को कहा जाता है हिंदी में यांत्रिकी, लिख देता हूं मैं, यांत्रिकी कहा जाता है। देखिए मैकेनिक्स सबसे पहला मैक्रोस्कोपिक लेवल में। अब ये मैकेनिक्स क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय मैकेनिक्स? पूरी की पूरी 11th के अंदर, पूरी की पूरी 11th में आपका 80 से 90% सिलेबस मैकेनिक्स है। आप ये समझ लीजिए पूरी 11th के अंदर आपको मैकेनिक्स ही पढ़नी है। मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है, जब भी किसी बॉडी पर फोर्स लगता है तो वो किस तरह बिहेव करती है, इसकी स्टडी की जाती है मैकेनिक्स के अंदर। दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट, जब आप उस पर फोर्स लगाओगे, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर कोई भी, आप छोड़ो कहीं से भी, ग्रेविटी का फोर्स हो, एयर का फोर्स हो, एयर प्रेशर फोर्स हो, कोई भी फोर्स हो, अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगता है तो वो किस तरह से अपना बिहेवियर शो करती है, उसकी स्टडी को हम लोग करते हैं मैकेनिक्स के अंदर। हम उस चीज की स्टडी जो कर रहे हैं, बॉडी किस तरह बिहेवियर शो करेगी, वो स्टडी कहलाती है मैकेनिक्स के अंदर। और पूरी 11th में हमें 80 से 90% मैकेनिक्स पढ़ना है। थर्मोडायनेमिक्स एक अलग पार्ट हो जाएगा, ठीक, तो मैकेनिक्स हमें पढ़ना है यहां पर। उसके बाद देखिए मैक्रोस्कोपिक लेवल पर आपका आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है, जब आप 12th में जाओगे ना, 12th में सबसे पहले आपके पास चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आपके पास आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। आपने मैग्नेटिज्म तो 10th क्लास में पढ़ा भी होगा, 10th क्लास में मैग्नेटिज्म आप पढ़कर भी आए हो। आपने पढ़ना होगा अल्टरनेटिंग करंट, ठीक, आपको पढ़ना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर आती है, सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मैकेनिक्स का मतलब मैंने आपको बताया, मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है कि किसी बॉडी पर जब फोर्स लगेगा तो वो किस तरह बिहेव शो करेगी, इसकी स्टडी मैकेनिक्स कहलाती है। मैं बात करता हूं अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर हमें करना क्या है, हमें करनी है स्टडी ऑफ चार्ज, हमें करना होता है स्टडी ऑफ चार्ज, चार्ज की स्टडी करनी है, स्टडी ऑफ चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर करते हैं। अब यहां पर बच्चे डाउट करते हैं कि जो चार्ज होता है ना, चार्ज वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, प्रोटॉन की वजह से होता है। चार्ज किसकी वजह से होगा, बेसिकली इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव चार्ज आएगा, प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लेवल पर है, तो इन्हें हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल में रखना चाहिए। हम इन्हें मैक्रोस्कोपिक लेवल में क्यों रखते हैं, जो अभी मैं आपको मैक्रोस्कोपिक के अंदर जो टॉपिक्स पढ़ने हैं ना उनके बारे में बता रहा हूं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को भी हम लोग किस में पढ़ते हैं, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, जबकि इसके अंदर हम लोग चार्ज की स्टडी करते हैं, और चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से। तो बच्चा डाउट करता है, बच्चा पूछता है कि इसको हमने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्यों नहीं रखा, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे क्यों रखा है। तो इसका सिंपल सा आंसर होता है, जो चार्ज होता है ना, चार्ज वो किसी बॉडी पर होगा, चार्ज किसी बॉडी पर होता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, चार्ज की वजह से क्या करता है, एक बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स एक्सर्ट करती है, एक बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स एक्सर्ट करती है चार्ज की वजह से, और वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, वो रिपल्सिव भी हो सकता है। तो ये किसी बॉडी के ऊपर हो रहा है, किसी बॉडी, और बॉडी को हम लोग देख सकते हैं, इसलिए हम लोग इसे मैक्रोस्कोपिक लेवल पे रखते हैं, मैक्रोस्कोपिक कैटेगरी में हम इसे डालते हैं। तो यहां पर आपको समझ में आया स्टडी ऑफ चार्ज। अब चार्ज को भी फर्दर हमने, इसकी स्टडी ऑफ चार्ज को भी अगर फर्दर हम ब्रेक्स करते हैं, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बनाते हैं, हम लोग मैग्नेटिज्म बनाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाते हैं, वो सब कि चार्ज अगर रुका हुआ है, चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है, इसके बेसिस पर फर्दर हमने डिवाइड किया। ये सब हम लोग 12th में पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ बता रहा हूं कि मैक्रोस्कोपिक में हम लोग किन किन टॉपिक्स की स्टडी करते हैं। तो हम लोगों ने 11th में तो मैकेनिक्स पढ़ना है, हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 12th में पढ़ना है, और हमारे पास जैसे हो गई हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स, हमारे पास हो गई थर्मोडायनेमिक्स। फ्रेंड्स हमारे सिलेबस में 11th के सिलेबस में 10 से 20%, 10% कह लीजिए थर्मोडायनेमिक्स है,
लेकिन थर्मोडायनेमिक्स हमारी जो लाइफ है, आज की लाइफ, इसे पूरी तरह से इसने बदल कर रख दिया है। थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसी सेपरेट ब्रांच है जिसने पूरे के पूरे वर्ल्ड को, पूरे की पूरी दुनिया को बदल के रख दिया है। हुआ क्या है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, हमने सीखा क्या, क्या सीखते हैं हम लोग सीखते हैं हीट को वर्क में कन्वर्ट करना, हाउ टू कन्वर्ट हीट इनटू वर्क, हाउ टू कन्वर्ट हीट इनटू वर्क। हमने सिर्फ और सिर्फ ये सीखा कि हम हीट को वर्क में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, हीट को वर्क में कन्वर्ट कर लिया, यही स्टडी हम लोग करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। इसके बेसिस पे जो हमारी गाड़ियां है ना, सड़कों पे गाड़ियां, व्हीकल्स चल रहे हैं हमारी बाइक हो गई, कार हो गई, सब इसी के बेस पर चल रहे हैं। कैसे हम लोग क्या करते हैं, पेट्रोल डालते हैं, पेट्रोल के अंदर क्या होती है, केमिकल एनर्जी होती है। उस केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। वो हीट एनर्जी फर्दर व्हीकल को मूव कराती है। उसी हीट एनर्जी से जो व्हीकल है वो जब उस पेट्रोल में जब उसका कंबशन होता है तो केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और उस हीट से जो आपके पिस्टन सिलेंडर होते हैं व्हीकल्स के अंदर, पिस्टन के अंदर क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होनी शुरू हो जाती है, वो रेसिप्रोकेट करता है, जिसकी वजह से जो क्रैंक होती है वो रोटेट करना शुरू कर देती है। क्रैंक रोटेट करती है, क्रैंक के साथ में आपकी गाड़ी का व्हील लगा होता है, तो वो व्हील रोटेट करने लग जाता है। यहीं से हमने सीखा कि हम लोग हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी वजह से जो हमारे रेफ्रिजरेटर है, हमारे एसी हो गए, एसी, रेफ्रिजरेटर, हमारे हीट पंप हो गए, सब इसी के बेस पर जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, इलेक्ट्रिसिटी, वो सब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशन को यूज करते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स भी यूज किया जाता है वहां पर, बट थर्मोडायनेमिक्स का भी रोल होता है। तो ये भी हमारी मैक्रोस्कोपिक लेवल पर होती है। ठीक, तो हमने पढ़ा मैकेनिक्स हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ये सब हमारे मैक्रोस्कोपिक लेवल की है। और भी बहुत से ब्रांचेस है, और भी बहुत से चैप्टर्स है जो हम लोग साथ के साथ स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चलेंगे। ठीक, अब मैं आपको बताता हूं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम लोग किन किन चीजों को स्टडी करते हैं। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे यहां पर आप इसमें मैक्रोस्कोपिक लेवल में ऑप्टिक्स को भी जोड़ सकते हैं। ऑप्टिक्स जो आप 10th में रिफ्रैक्शन पढ़कर आए थे, रिफ्रैक्शन पढ़कर आए थे, यहां पर क्या होगा, लाइट की स्टडी करेंगे मैक्रोस्कोपिक लेवल, और ये भी आपका मैक्रोस्कोपिक लेवल में आएगा। तो माइक्रोस्कोपिक की बात करता हूं तो यहां पर आ जाती है आपकी क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी जो हमें आइंस्टीन साहब ने बताई थी, क्वांटम थ्योरी को हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम लोग क्वांटम थ्योरी के साथ डील करते हैं। तो ये थी हमारे कुछ स्कोप्स मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक। क्वांटम थ्योरी में हम बेसिकली क्या करेंगे, जैसे कि हमारा जो, अगर किसी बॉडी को, फ्रेंड्स ध्यान ये दीजिएगा, ये एक फॉर्मूला होता है आपके पास, एम नोट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। एम नोट किसे कहते हैं, एम नोट होता है आपका रेस्ट मास। रेस्ट मास मतलब क्या, देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका जो मास होता है, आप पढ़ के आए कि मास जो है वो कंजर्व रहता है, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन होता क्या है फ्रेंड्स, अगर कोई बॉडी लाइट की स्पीड कितनी होती है, लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस रफ्तार से या इसके आसपास, ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, अगर 3 लाख के आसपास भी कोई ऑब्जेक्ट इतनी वेलोसिटी से मूव करती है ना, तो उसका जो मास है वो कंजर्व नहीं होता, वो मास एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसका जो मास है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। तो हम लोग क्वांटम थ्योरी में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन क्वांटम थ्योरी हमारे सिलेबस में नहीं है। 11th के सिलेबस में हमें क्वांटम थ्योरी के बारे में कुछ नहीं पढ़ना। 12th में कुछ हद तक हमें मॉडर्न फिजिक्स के बारे में पढ़ना है, जहां पर हम लोग रेडियो एक्टिविटी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्वांटम थ्योरी हमारी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आती है। तो ये हो गया स्कोप ऑफ फिजिक्स। चलिए प्रॉपर साथ के साथ नोट्स बनाते रहिएगा फ्रेंड्स। कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। तो हम लोग कहां तक पहुंच गए फ्रेंड्स, स्कोप तक पहुंच चुके हैं। चलिए बात करते हैं मैकेनिक्स की, जो हमें पढ़ना है 11th में, जो हमें पूरा पढ़ना है। स्कोप मैंने बताया, उसके बाद एक्साइटमेंट से पहले मैं आपके साथ थोड़ा मैकेनिक्स के बारे में डिस्कस करता हूं। यही आपको पूरी 11th में पढ़ना है। देखिए मैकेनिक्स का मतलब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं।
मैकेनिक्स का मतलब क्या होगा कि जब भी किसी बॉडी पर फोर्स लगाया जाता है तो वो बॉडी किस तरह से बिहेवियर शो करेगी, इसकी स्टडी को हम लोग मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। किसी भी बॉडी पर फोर्स लगेगा तो उसका बिहेवियर क्या होगा, किस तरह से उसने रिस्पॉन्स करना है, क्या उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट आएगी, क्या उसके अंदर वेलोसिटी होगी, क्या उसके अंदर एक्सेलरेशन होगी, ये सब हम लोग पढ़ते हैं मैकेनिक्स के अंदर। अब हमने क्या किया, मैकेनिक्स फर्दर बहुत बड़ी ब्रांच है, मैकेनिक्स फर्दर बहुत बड़ी ब्रांच है। तो मैकेनिक्स को कवर करने के लिए हमने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। मैकेनिक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक पार्ट हमने बनाया स्टैटिक्स, एक पार्ट को हमने कहा काइनेमैटिक्स, और एक पार्ट को हमने बोला डायनामिक्स। तो फर्दर 3 पार्ट्स बना दिए फ्रेंड्स। मैकेनिक्स के हमने 3 फर्दर पार्ट बनाए। अगर आप किसी भी बॉडी की स्टडी करते हो जो रेस्ट में है, अगर आप कोई भी बॉडी की स्टडी करते हो जो रेस्ट में है, उसके ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, क्या उसके ऊपर कहां कहां से ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, आपका प्रेशर फोर्स लग रहा है, तो वो सभी स्टडी हमारी स्टैटिक्स के अंदर कहलाती है। स्टैटिक्स मतलब कि ऑब्जेक्ट आपकी रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अब बच्चा यहां पर भी कंफ्यूजन, उसको यहां पे भी प्रॉब्लम रहती है कि कोई बॉडी रेस्ट में है, कोई बॉडी रेस्ट में, हम उसकी स्टडी करके क्या करेंगे, क्या फायदा है उसका स्टडी करने का। एग्जांपल के लिए मैं बताता हूं कि जैसे कि मार्कर है, ये मार्कर है, क्या इस पर कोई फोर्स लग रहा है, इस पर फोर्स लग रहा है, इस पर फोर्स लग रहा है, इस पर ग्रेविटी का फोर्स भी लग रहा है, इस पर एयर का फोर्स भी, एयर भी इस पर फोर्स लगा रहा है। इतने सारे फोर्सेस लगने के बावजूद भी ये रेस्ट में है, तो इसका कारण क्या है, ये क्यों है रेस्ट में, ये सब हम लोग स्टैटिक्स में डील करते हैं। स्टैटिक्स के अंदर हमें पढ़ना होता है फ्रेंड्स। हमारे आसपास की बहुत सी चीजें, हमारे आसपास की बहुत सी चीजें, जैसे कि अब कुर्सी हो गई, कुर्सी हो गई, आपके पास बेड हो गया, आप जिस बेड पर आप आराम करते हो, लेट जाते हो, सो जाते हो, सोफा हो गया, आपका घर हो गया, ये सब, इन सब पर फोर्स लग रहा है, इन सब पर हवा का भी फोर्स लग रहा है, इन सब पर जो आपका घर का लेंटर रूफ हो गई उस पर ग्रेविटी का फोर्स भी लग रहा है, लेकिन वो फिर भी रेस्ट में है, वो फिर भी रेस्ट में है, वो मूव नहीं कर रहे। अगर वो मूव करने लग जाए हमें दिक्कत हो जाएगी, हम प्रॉब्लम में आ जाएंगे। अगर हमारा घर मूव करने लग जाए, जब उस पर फोर्स लगे, हवा आती है, हवा उस पर फोर्स लगा रही है लेकिन वो मूव नहीं कर रहा, ठीक, ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, बहुत सी दिक्कत हो रही है लेकिन वो मूव नहीं कर रहा। अगर मूव करेगा तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम क्या चाहते हैं, वो रेस्ट में रहे, वो रेस्ट में रहे। तो इसलिए हम लोग स्टैटिक्स पार्ट को स्टडी करते हैं कि किसी, जैसे आपके पुल हो गए, डैम हो गए, डैम जिस पर से आपकी पानी आपका फोर्स लगाता है, या फिर आपके पुल हो गए जहां से व्हीकल्स पास हो रहे होते हैं। तो पुल के ऊपर से हम क्या चाहते हैं कि वो पुल, चाहे उस पर जितना मर्जी लोड लगता रहे, उस पर से गाड़ियां निकल रही है, ट्रक निकल रहे हैं, व्हीकल्स निकल रहे हैं, सब, तो उस पर किसी भी तरह का, उसमें कोई डिफॉर्मेशन आए, उसमें कोई भी, उसमें मोशन आए, क्योंकि अगर वो मोशन आएगा उसमें तो वो टूट जाएगा। तो हम स्टैटिक्स पार्ट के अंदर डिस्कस करते हैं, और ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसे स्टडी किया जाता है इंजीनियरिंग के अंदर, इसे पढ़ा जाता है इंजीनियरिंग के अंदर। तो स्टैटिक्स पार्ट को हमें कवर ही नहीं करना, ये हमारे सिलेबस में नहीं। तो हमारे सिलेबस में है काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स। अब काइनेमैटिक्स में क्या होगा, हम लोग उस बॉडी की स्टडी करेंगे जो मोशन में होगी, हम लोग उस बॉडी की स्टडी करेंगे जो मोशन में होगी, बॉडी इन मोशन। आपकी बॉडी मोशन में है, लेकिन उस मोशन का कारण क्या है, बॉडी मोशन में है लेकिन उस मोशन का कारण क्या है, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हम लोग कोज को कंसीडर नहीं करते। काइनेमैटिक्स में ध्यान रखने का, जब मैं आपको काइनेमैटिक्स पढ़ाऊंगा ना, मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, कहीं भी हम लोग फोर्स की बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी की, हम लोग बात करेंगे एक्सेलरेशन की, लेकिन फोर्स कहीं भी आपको निकालने को दिया ही नहीं जाएगा। तो काइनेमैटिक्स में क्या होगा, बॉडी इन मोशन विदाउट नोइंग द कोज, हम लोग कोज के बारे में पता ही नहीं करेंगे, विदाउट नोइंग द कोज, कि उस मोशन का कारण क्या है, उस मोशन का कारण क्या है, उससे हमें कुछ लेना देना ही नहीं है। पूरी की पूरी काइनेमैटिक्स सिर्फ 3 इक्वेशन से सोल्व होगी। पूरी की पूरी काइनेमैटिक्स 3 इक्वेशन क्या है आपके पास, यहां पर मैं लिख रहा हूं, S इज इक्वल टू में ut प्लस हाफ AT का स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू में 2as, और v इज इक्वल टू में u प्लस AT। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोग 9th क्लास में अच्छे से पढ़ के आए हैं। पूरी की पूरी काइनेमैटिक्स इन 3 इक्वेशन से सोल्व होगी। हालांकि ये 3 इक्वेशन कैसे है ये भी हम लोग देखेंगे। पूरी की पूरी काइनेमैटिक्स को इन 3 इक्वेशन की हेल्प से ही हम लोग सोल्व कर देंगे, ठीक। डायनामिक्स में क्या होगा, बॉडी इन मोशन,
बॉडी जो है मोशन में होगी, बाय नोइंग द कोज, ऑल्सो नोइंग द कोज, हमें कारण भी देखना होगा, ऑल्सो नोइंग द कोज वाई बॉडी इन मोशन, कि बॉडी मोशन में क्यों है उसका कारण भी देखना है। तो यहां पर डायनेमिक्स मतलब ये कह सकते हो काइनेमैटिक्स का फर्दर इंप्रूवमेंट, एक फर्दर आप एडिशन करते हो, एनालिसिस बढ़ा लेते हो कि बॉडी मोशन, यहां पर हम लोग सिर्फ क्या निकाल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, लेकिन यहां पर हम लोग फोर्स भी निकालना शुरू करेंगे कि बॉडी का कारण क्या है। टॉर्क भी तो हो सकता है कि कोई बॉडी रोटेट कर रही है, कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो उस पर टॉर्क लग रहा है, वो टॉर्क कितना है, तो वो हम लोग डायनामिक्स के अंदर कवर करेंगे। तो मैंने मैकेनिक्स को बताया कि मैकेनिक्स को सम अप कर देता हूं फ्रेंड्स। जो मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स में हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी बॉडी जब उस पर फोर्स लगेगा तो वो किस तरह से बिहेवियर शो करेगी, क्या उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होगी, उसके अंदर आएगी भी या नहीं, तो ये हम लोग मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। मैकेनिक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक स्टैटिक्स, दूसरा काइनेमैटिक्स एंड तीसरा डायनामिक्स। स्टैटिक्स को हमारे सिलेबस में है ही नहीं। स्टैटिक्स वो रहेगा कि कोई भी बॉडी जो है जब उस पर फोर्स लगता है, फोर्स लगने के बाद भी वो रेस्ट में है, फोर्स लगता रहे लेकिन तब भी वो रेस्ट में रहनी चाहिए। इंजीनियरिंग के अंदर हमें इसे फर्दर पढ़ना होता है, ये सिलेबस में नहीं। काइनेमैटिक्स के अंदर बॉडी मोशन में होगी, लेकिन हम लोग कारण नहीं देखेंगे, क्या कोज है मोशन में होने की वजह से। अब कोई बॉडी मोशन में, उस पर कोई फोर्स लग रहा होगा, वैसे जरूरी नहीं है कि बॉडी मोशन में है कि उस पर फोर्स ही लगता रहे, ऐसा भी नहीं है। ऐसी बहुत सी जगह भी होगी जहां पर बॉडी पर फोर्स नहीं लग रहा लेकिन वो फिर भी मोशन में होगी। तो यहां पर हम लोग बॉडी के मोशन का कारण नहीं देखते, यहां पर हम लोग बॉडी के मोशन का कारण भी देखते हैं डायनेमिक्स के अंदर। तो ये हमें पढ़ना है फ्रेंड्स मैकेनिक्स के अंदर। फर्दर मैं आपके साथ रिजिड बॉडी, डिफॉर्मेबल बॉडी के कंसेप्ट को क्लियर करूंगा आगे चलकर जब हम इसे अच्छे से शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स एक्साइटमेंट क्या है फिजिक्स के। चलिए, हमने देखा फिजिक्स क्या होती है, हमने देखा स्कोप क्या है फिजिक्स का। अब देखते हैं एक्साइटमेंट, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो इंटरेस्ट डेवलप करती है, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो इंटरेस्ट डेवलप करती है फिजिक्स के अंदर। देखिए, फिजिक्स में होता क्या है, आप लोग फिजिक्स के अंदर इमेजिन करते हो, आप लोग इमेजिन करते हो और फिर उन सीक्रेट्स को डिस्कवर करने की कोशिश करते हो। फिजिक्स की सबसे बड़ी एक्साइटमेंट ये है, देखिए जो फिजिक्स है, हम लोग जो कुछ भी फिजिक्स के अंदर सीखते हैं, जो कुछ भी हम लोग फिजिक्स के अंदर सीखते हैं, जब उन्हें हम अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं, फिजिक्स के अंदर जो भी लॉ हमने सीखे, जो भी लॉ हम सीखते हैं, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स के लॉ हम सीखने के बाद हमने अपनी गाड़ियां डिजाइन की, हमने रेफ्रिजरेटर डिजाइन किया, एसी डिजाइन किया, ये सब हमने फिजिक्स के फंडों को सीखा और अपनी डेली लाइफ में लगा दिया। बहुत अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जब मैं थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा। तो फिजिक्स के लॉ हमने सीखे और उन लॉ को, फिजिक्स के लॉ को जब हम क्या कर देते हैं, अप्लाई करते हैं, अप्लाई, तो वो आपकी टेक्नोलॉजी बन जाती है। वो आपकी क्या बन जाती है फ्रेंड्स, वही आपकी टेक्नोलॉजी बन जाती है। जब आप फिजिक्स को प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए, अपने डेली लाइफ के लिए उसे अप्लाई करते हो अपनी डेली लाइफ में, तो आपकी टेक्नोलॉजी बन जाती है। होता क्या है कि फिजिक्स से टेक्नोलॉजी आई है, ध्यान रखिएगा। होता क्या है बेसिकली कि फिजिक्स के लॉ को जब यूज करते हैं तो टेक्नोलॉजी बनती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि टेक्नोलॉजी से फर्दर फिजिक्स डेवलप हो जाती है, फिजिक्स की वजह से हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप होती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो टेक्नोलॉजी है, जो हम पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, कई बार उनमें मॉडिफिकेशंस करके, उनमें चेंजेस करके हम एक नई फिजिक्स, एक नए लॉ को जनरेट कर देते हैं। तो फिजिक्स से टेक्नोलॉजी जनरेट हो रही है, टेक्नोलॉजी से फिजिक्स जनरेट हो रही है। और फिजिक्स के अंदर बहुत से एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जो फर्दर डेवलपमेंट किए जा सकते हैं, जो फर्दर डेवलप हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें इंटरेस्ट पैदा करती है। अगर हम आसपास की नेचर को जानने की कोशिश करते हैं, हमारे आसपास का नेचर, हमारा सराउंडिंग कैसे काम कर रहा है, तो ये एक अपने आप में इंटरेस्ट पैदा करता है। तो ये एक्साइटमेंट फिजिक्स कहलाती है। और जैसे मैंने आपको बताया, फिजिक्स से हम लोग टेक्नोलॉजी बनाते हैं और यही टेक्नोलॉजी हम फर्दर किस में यूज करते हैं, सोसाइटी के लिए यूज करते हैं, सोसाइटी के लिए यूज की जाती है। जैसे कि आज की हमारी पूरी सोसाइटी कैसी हो चुकी है फ्रेंड्स, पूरी की पूरी, पूरा सोशल मीडिया, आपका क्या, इंटरनेट का वर्ल्ड, पूरा इंटरनेट का वर्ल्ड चल रहा है। तो ये सब टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। डे बाय डे आपकी नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है, नई नई टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होती जा रही है, नए नए कंसेप्ट, फिजिक्स के, नेचर के नए नए सीक्रेट्स खुलते जा रहे हैं। तो ये सब हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में, टेक्नोलॉजी में, और इनका हमारी सोसाइटी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये सब हमें अच्छे से डिस्कस करना है।
फ्रेंड्स यहां तक आपको समझ में आ गया? कोई दिक्कत हो यहां तक? कमेंट बॉक्स, चैट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं। चलिए, तो मैंने आपको एक्साइटमेंट और फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी दोनों टॉपिक साथ के साथ करा दिए। जो सेकंड टॉपिक मैंने लिखा था कि आपका स्कोप एंड एक्साइटमेंट क्या होगा और फिजिक्स, टेक्नोलॉजी और उसका सोसाइटी में क्या रोल है, आप खुद इतना देख सकते हैं कि आसपास, हमारे आसपास में पूरी की पूरी सोसाइटी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कितनी एडवांसमेंट होती जा रही है, कई नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है। अब मैं आपसे बात करता हूं नेचर ऑफ फोर्सेस। कौन कौन से तरह के फोर्सेस हमारे नेचर में पाए जाते हैं? देखिए, हमारा जो नेचर होता है, हमारे नेचर में टोटल 4 तरह के फोर्स होते हैं। टाइप्स ऑफ फोर्सेस पहले लिख देते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। इन नेचर, देखिए जो फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, फंडामेंटल फोर्सेस वो सिर्फ 4 तरह के हैं। आप लोगों ने टेंशन फोर्स सुना होगा, आप लोगों ने फ्रिक्शन फोर्स सुना होगा। ये आपके फंडामेंटल फोर्स नहीं है, ये ड्राइव्ड फोर्स है। अभी जो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, टाइप्स ऑफ नेचर, टाइप्स ऑफ फोर्सेस इन नेचर, सबसे पहला आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स आप लोग 9th क्लास में अच्छे से पढ़ के आए हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स एक बार मैं रिमाइंड करा देता हूं। क्या होता है कि दुनिया की कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास मास होगा, वो दूसरी किसी ऑब्जेक्ट जिसके पास मास होगा उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। दुनिया की कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास मास हो, वो दूसरी ऑब्जेक्ट जिसके पास मास होगा उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो जो फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव होता है, हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होगा। यहां पर देखिए, जैसे कि एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, इसका मास होगा m1, इस बॉडी का मास होगा m2 और इनके बीच का डिस्टेंस मैंने ले लिया r। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर होता है? g m1 m2 अपोन में डिस्टेंस का स्क्वायर। ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला, जो हम लोग 9th में पढ़ के आए हैं और हमें इसे अच्छे से पढ़ना है अपनी 11th क्लास में। 11th क्लास में भी हमारे पास ग्रेविटेशन नाम का चैप्टर है। रोटेशनल मोशन के बाद हम लोग ग्रेविटेशन को कवर करेंगे। तो ये हमें पढ़ना होगा g m1 m2 बाई आर स्क्वायर, मतलब इसका मास जितना है, इसका मास जितना है, उन दोनों को मल्टीप्लाइड कीजिए अपोन में उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कीजिए, और ये होता है हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। फ्रेंड्स, ये लॉ था न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसे हम लोग बोलते हैं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन ने हमें दिया। देखिए इस लॉ को हम लोग, पर प्रूफ नहीं है हमारे पास कि इस लॉ की हमारे पास कोई डेरिवेशन नहीं है। ये न्यूटन ने क्या किया था, ये हाइपोथेसिस है, ये बेसिकली हाइपोथेसिस। उसने ये लेबोरेटरी में जाकर, उसने अपनी रिसर्च में जाके ये फॉर्मूला निकाला है। उसने डिफरेंट जगह पर इसे अप्लाई किया और जब रिजल्ट सेम मिले तो ये ग्रेविटेशन लॉ बना दिया। ये आया कैसे, इसकी कोई डेरिवेशन नहीं है, ना ही हमें करनी है, ये सिर्फ एक हाइपोथेसिस है। ये फॉर्मूला हाइपोथेसिस है, अज्यूम किया गया है। जब उसे बार बार करके देखा, वेरीफाई किया गया, बार बार इस पर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करे, रिजल्ट सेम आने की वजह से इसे लॉ बना दिया गया, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, नेचर में जो पाया जाता है। फ्रेंड्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ये कैसा फोर्स होता है? ये लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, ध्यान रखिएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स मतलब क्या है कि ये बहुत दूर तक जो फोर्स होते हैं, कुछ मीटर तक नहीं लग रहे। जैसे कि धरती सूरज को खींचती, सूरज और धरती के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसके वजह से धरती सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। मून हो गया, मून और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसकी वजह से मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। मतलब यहां से मून तक ये जो फोर्स है वो ट्रांसमिट हो रहा है। सूरज का जो एवरेज डिस्टेंस अगर मैं मान के चलूं, सूरज का एवरेज डिस्टेंस यहां से 15 करोड़ किलोमीटर है, धरती से 15 करोड़। वो डिस्टेंस लगातार बदलता रहता है, क्योंकि धरती सूरज के चारों तरफ घूम रही है, तो डिस्टेंस लगातार बदलता है। जो धरती चक्कर लगाती है वो सर्कल में चक्कर नहीं लगाती, वो एलिप्स में चक्कर लगाती है, एलिप्स में, जिसकी वजह से धरती और सूरज के बीच का डिस्टेंस जो है वो लगातार चेंज होता रहता है। डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, लॉन्ग रेंजेस तक लग रहे हैं, यहां से सूरज तक फोर्स ट्रांसमिट हो रहा है, तो ये हमारे लॉन्ग रेंज फोर्स कहलाते हैं, लॉन्ग रेंज फोर्स। उसके बाद हमारा जो नेचर में फोर्स पाया जाता है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सेकेंड फोर्स,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आप लोगों ने 10th क्लास में चैप्टर पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी आप लोग चैप्टर पढ़ के आए हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कौन सा फोर्स होता है? दो चार्जेस के बीच में जब फोर्स लग रहा होता है। देखिए कोई भी, देखिए होता क्या है, जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सिर्फ अट्रैक्टिव होता है। पहली बात ध्यान रखिए, आपको पता होगा अच्छे से, ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अट्रैक्टिव नेचर में होता है। ग्रेविटेशनल कभी भी रिपल्सिव नहीं होता। रिपल्सिव फोर्स कभी नहीं लगता ग्रेविटेशन की वजह से। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होते हैं वो अट्रैक्टिव भी होंगे, मतलब एक दूसरे को खींचते भी हैं, एंड रिपल्सिव भी होंगे। अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दोनों तरह के, अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं, रिपल्सिव भी। आपके अट्रैक्टिव कब होंगे? जब चार्जेस जो होंगे वो अपोजिट नेचर के होंगे। एक होगा नेगेटिव, एक होगा पॉजिटिव, या फिर नेगेटिव पॉजिटिव, या कह लीजिए एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव। तो इस वक्त जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा। कैसा होगा? अट्रैक्टिव इन नेचर। लेकिन अगर ये चार्जेस अब सेम कैटेगरी, सेम यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव हो गए या फिर नेगेटिव नेगेटिव हो गए, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सेम नेचर के जो फोर्सेस होंगे वो रिपेल करते हैं, इसका मतलब यहाँ पर रिपल्शन होगी। जो अपोजिट नेचर के जो चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, मतलब यहाँ पर अट्रैक्शन होगी। तो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दोनों तरह के होते हैं, अट्रैक्टिव भी होंगे, रिपल्सिव भी। पर ग्रेविटेशनल फोर्स आपके सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव होते हैं। ध्यान रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी आपके लॉन्ग रेंज फोर्सेज होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी आपके कैसे फोर्स है? ये भी आपके लॉन्ग रेंज फोर्सेस होते हैं। इन्हें भी हम लोग लॉन्ग रेंज की कैटेगरी में डालते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स जितने लॉन्ग रेंज नहीं होते, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच का, आप इतनी दूरी भी कंसीडर करते हो, ये मॉलिक्यूलर लेवल पे नहीं है, इसको भी आप लॉन्ग रेंज फोर्सेस कंसीडर कर सकते हो। तो ये होते हैं हमारे सेकंड तरह के फोर्स जो नेचर में पाए जाते हैं, और ये फंडामेंटल फोर्स है। ध्यान रखना, ये कैसे फोर्स है? ये फंडामेंटल फोर्स है। उसके बाद आते हैं आपके स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होते हैं नेचर में, जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स पाया जाता है वो न्यूक्लियर फोर्स पाया जाता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, आपको ध्यान में रखना है। और जो सबसे वीक होता है, सबसे वीक, वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वीकेस्ट फोर्स। जो आपके ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं ये आपके कैसे फोर्स होते हैं? ये वीकेस्ट होते हैं। सबसे कमजोर फोर्स जो नेचर में पाया जाता है वो आपका होता है वीकेस्ट फोर्स। ध्यान में रखना है आपको, ठीक। अब ये न्यूक्लियर फोर्स की अगर मैं बात करूं तो ये कहां पाए जाते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की मैंने बात की, दो चार्जेस होंगे ना, दो चार्जेस, एक मतलब उनके ऊपर क्या होगा? एक पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, या दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, वो क्या करेंगे? एक दूसरे पर अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? जो आपका एटम होता है, जो आपका एटम होता है उसमें आपके बीच में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस। ये सेंटर में क्या पाया जाता है? आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूक्लियस के अंदर क्या हो जाता है आपका? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ये आपका पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर। अब न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन तो होगा नहीं। अगर एक एटम है, उसका एटॉमिक नंबर मैं बात करता हूं जैसे 11, एटॉमिक नंबर 11 किसका होता है? एटॉमिक नंबर 11 सोडियम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। तो उसके अंदर क्या है? इसका मतलब क्या है कि उस एटम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 ही प्रोटॉन है। एटॉमिक नंबर क्या होता है फ्रेंड्स? एटॉमिक नंबर होता है कि एक एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं या कितने प्रोटॉन पड़े हुए हैं। तो 11 का मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है, या फिर आप कह लीजिए 11 ही उसके अंदर प्रोटॉन है, ठीक। तो इस न्यूक्लियस के अंदर सारे के सारे प्रोटॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगा रहे होते हैं। न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, जैसे धरती सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है ना, या फिर चांद धरती के चारों तरफ चक्कर लगा रहा होता है, ठीक उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा होता है एक फिक्स ऑर्बिट के अंदर। तो अंदर न्यूक्लियस के सारे प्रोटॉन है, और प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है? प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव। प्रोटॉन के ऊपर पाया जाता है पॉजिटिव। अब मैं अगर बात करता हूं, यहां पर देखिए, अगर मैं बात करता हूं कि उस प्रोटॉन के अंदर सपोज कीजिए 2 प्रोटॉन है, उस न्यूक्लियस के अंदर आपके 2 प्रोटॉन है, तो दोनों प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होगा? इस पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा,
इस पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा, दोनों पर पॉजिटिव होगा, तो ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये दूर भगाएंगे, बहुत दूर भगाएंगे एक दूसरे को। अब इसी के अंदर देख लीजिए यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये फिर भी न्यूक्लियस के अंदर, जो न्यूक्लियस का साइज होता है बहुत ही छोटा होता है, बहुत छोटा, 10 की पावर में -15 के बराबर होता है, 10 की पावर -15 मीटर का रेडियस होता है अप्रोक्स न्यूक्लियस का, फर्मी लेवल पे, ये फर्मी लेवल होता है, सब डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ। तो यहां पर देखिए ये इतना पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सिव फोर्स, और ये बहुत ज्यादा रिपल्सिव फोर्स है, फिर भी एक साथ बंधे हुए हैं, फिर भी ये बाहर नहीं जा रहे, न्यूक्लियस से बाहर नहीं निकल रहे, न्यूक्लियस के अंदर ही है। तो मतलब इनको बांध के रखने वाला कोई फोर्स होगा, इनको बांध के रखने वाला कोई फोर्स है, और वो फोर्स होता है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। उस फोर्स को कहा जाता है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो इस नेचर में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं। यहां पर ध्यान में रखिए, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में पाए जाने वाला फोर्स, या फिर आप क्या लीजिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में पाए जाने वाला फोर्स, या फिर आप क्या लीजिए न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में पाए जाने वाला फोर्स, ये सारे फोर्स आपके कौन से फोर्स है, ये सारे फोर्स आपके स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आपके नेचर में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होते हैं नेचर में, आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक। उसके बाद मैं बात करता हूं फ्रेंड्स वीक न्यूक्लियर फोर्स की। फोर्थ जो हमारा फोर्थ कैटेगरी में है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। जो चौथी कैटेगरी का फोर्स आता है हमारे पास नेचर में, वीक न्यूक्लियर फोर्स, जो रेडियो एक्टिव डिके होते हैं ना, रेडियो एक्टिव डिके, जो आपके बीटा रेस गामा रेस ये निकलते हैं, ये आपके वीक न्यूक्लियर फोर्सेस की कैटेगरी में डाले जाते हैं। रेडियो एक्टिव फोर्सेस की कैटेगरी, ये रेडियो एक्टिव जो आपकी वेव्स निकलती है, तो इसे भी हम लोग फर्दर जब हम लोग डिस्कस करेंगे, जब हमारे पास ये चैप्टर आएगा, तो वहीं पर मैं आपके साथ अच्छे से डिस्कस कर पाऊंगा, अभी आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। 11th क्लास 12th क्लास में, 11th की केमिस्ट्री में शायद आपने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, रेडियोसिटी, ये रेडियो एक्टिविटी केमिस्ट्री में अगर आपने पढ़ा हो तो आप थोड़ा बहुत रिलेट कर पाओगे, वरना इसको मैं तब डिस्कस करूंगा जब हमारे पास ये चैप्टर आएगा, और ये हमें 12th में पढ़ना है, ठीक। तो वहां पर देखिए वीक न्यूक्लियर फोर्स होते हैं। यहां पर मैंने आपको क्या बताया, जो आपका न्यूक्लियर फोर्स होता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, और आपका ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक फोर्स होता है। बस आपको ये ध्यान में रखना है, दो कैटेगरी, ठीक। अगर मैं बात करता हूं ना ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये आपके 10⁻36 टाइम्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा होते हैं 10⁻36 गुना होते हैं। इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻36 गुना ज्यादा होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की पावर। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। उनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपके कौन से हो गए, उनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं आपके न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो कितने हैं 10⁻39। ध्यान में रखना, ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻39 गुना टाइम्स होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और 10⁻36 गुना होते हैं आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और 10⁻26 आप कर सकते हो, 10⁻26 ज्यादा होते हैं आपके वीक न्यूक्लियर फोर्स। जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होते हैं वो 10⁻26 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये थे फ्रेंड्स आपके नेचर में पाए जाने वाले डिफरेंट टाइप्स के फोर्सेस। बेसिकली 4 तरह के फोर्स मैंने बताए। ग्रेविटेशनल फोर्स मैंने बताया, जो दो बॉडी के बीच में लग रहा होता है, कोई भी बॉडी जिसके पास मास होगा और कोई भी बॉडी जिसके दूसरी बॉडी उस पर क्या लगाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैंने सेकेंड फोर्स की बात करी मैंने आपसे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी चार्जेस के बीच में ही होता है। शुरू में कंफ्यूजन ये रही थी कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स कंसीडर किया गया कि इस न्यूक्लियर फोर्स को भी ग्रेविटेशनल फोर्स की कैटेगरी में डाला जाए, लेकिन ये बहुत ज्यादा फोर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि ग्रेविटेशन तो बहुत ही वीक फोर्स था, तो इनको अलग कैटेगरी में डाला गया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। एंड द लास्ट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में इतना ही करेंगे, कल हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, और मैं आप लोगों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन मेजरमेंट आप क्या लीजिए, वहां से करेंगे। किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, चाहे आपका स्कूल लेवल का एग्जाम हो, चाहे कंपटीशन में हो, वहां से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, गारंटीड आते हैं। तो बहुत अच्छे से उस चैप्टर को पढ़ेंगे। और अभी हमें एक चीज और देखनी है, 5th टॉपिक है हमारा, टाइप्स ऑफ नेचर ऑफ फिजिक्स लॉज, तो ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे, एक 5th टॉपिक। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, एंड बेस्ट ऑफ लक एंड कीप वॉचिंग।